हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। और 12th क्लास बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे ऑलरेडी मैंने 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सारे देख लिए होंगे, क्योंकि वो सारे देखेंगे तभी समझ में आएगा, बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट नया है, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, तो पहले उन 9 लेक्चर्स को देख ले, तभी उसको ये समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ये 10वां लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे 12th क्लास बायोलॉजी पे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आपके ये एंटीबॉडी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें से इनेट इम्यूनिटी के 4 टाइप थे, वो चारों टाइप हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके घर पे फ्रेंड आया था और आपका एप्पल का फ़ोन चुरा के ले गया था, याद है ना पिछली क्लास का एग्जाम्पल? ठीक है, तो वही चीज़ है। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक और एग्जाम्पल भी दिया था, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर। तो ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। मतलब ये सोच समझ के खेलते हैं, ठीक है, तो मेमोरी है। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की? एक तो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये हर पैथोजन से एक ही तरीके से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, कोई ये पैथोजन है तो इससे अलग तरीके से लड़ेंगे, दूसरा कोई पैथोजन है तो उससे अलग तरीके से लड़ेंगे। ठीक है, तो इनके लड़ने का तरीका जो है बदल जाता है पैथोजन के हिसाब से। ठीक है, तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कि हाँ इस पैथोजन से मुझे ऐसे लड़ाई लड़नी है, लेकिन वो इनेट इम्यूनिटी जो था वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होता, वो सभी से एक ही तरीके से लड़ता है। ठीक है, जैसे कि स्किन, और भी कई सारे फैक्टर हमने समझे थे, जैसे एसिड। अब पेट में एसिड है, इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल था वो। तो पेट में कुछ भी जाएगा, कुछ भी खाओ आप, रसमलाई खा लो आप, तब भी एसिड वैसे ही काम करेगा उस पर। और मान लो आपने कुछ भी खा लिया, आपने कुछ भी, मान लो कुछ भी जो अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है, सड़ा हुआ कुछ खा लिया, सड़ा हुआ कुछ मान लो कुछ भी केक खा लिया। ठीक है, केक मतलब सड़ा हुआ तो नहीं रहता, खैर मतलब केक 1-2 दिन पुराना बासी केक खा लिया, ठीक है, एक्साइटमेंट में, या पेटीज वगैरह कुछ खा ली, तब भी उस पर वैसे ही वर्क करेगा। तो मतलब जो एसिड है ना, थोड़ा सा ये एग्जांपल अजीब सा हो गया था, लेकिन समझ जाना आप बात कि एसिड जो है वो एक ही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो मतलब जो इनेट इम्यूनिटी होता है उसका जो काम करने का तरीका होता है, डिफेंस का जो तरीका होता है वो एक ही टाइप से होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसा होता है दोस्तों? स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक होने के साथ साथ ही क्या होता है? मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब इसकी याददाश्त है, ये याद रखता है कि पहले इस एंटीजन से कैसा मेरा रेस्पॉन्स रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वो याद नहीं रखता। ठीक है, वो जट बुद्धि है वीरेंद्र सहवाग की तरह। ठीक है, मैच हो गया खत्म, बात गई, सब भूल गए। ठीक है, लेकिन ये याद रखते हैं कि हाँ उस मैच में कैसे खेले थे, उस मैच में कौन से बॉलर ने मुझे आउट किया था, सारी बातें। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए, अब जो लिखना कैसे एग्जाम में, हमें बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो हम समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी विच इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। वही चीज बताई गई कि पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, ये कोई भी पैथोजन से एक पर्टिकुलर तरीके से लड़ेंगे, और कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी मतलब इनमें याददाश्त होते हैं, याद रखते हैं कि फर्स्ट टाइम पे जब एनकाउंटर हुआ था इस पैथोजन से तो वो कैसा हुआ था। ठीक है, This means that our body when it encounter a pathogen for the first time produce a response called primary response which is of low intensity। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जब पहली बार लड़ती है, किससे लड़ती है? किसी पैथोजन से लड़ती है, तो वो प्रोड्यूस करती है एक रेस्पॉन्स को, और उस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रेस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है, ज्यादा इतना खतरनाक वो हमारी बॉडी में चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्लियर ही बात? हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई मान लीजिए कोई वायरस आया, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई वायरस आया, तो हमारी बॉडी में जो इफेक्ट होगा ना उसका फर्स्ट टाइम में वो लो होगा, लेकिन सेकंड टाइम तक क्या होगा? हमारी बॉडी एक पूरी की पूरी आर्मी बना चुकी है लड़ने के लिए, पूरे की पूरी एक एंटीबॉडी का सिस्टम तैयार हो चुका है उससे लड़ने के लिए। दूसरी बार लाइफ में अगर वही एंटीजन हमारी बॉडी में, वही पैथोजन हमारी बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी में पूरी की पूरी एक फौज तैयार है लड़ने के लिए, और वो फौज उससे लड़ेगी उस पैथोजन से। तो अब लड़ाई सेकंड टाइम पे कैसी होगी? बड़े लेवल पे होगी, बड़ा युद्ध होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात?
तो वही चीज बताई गई कि फर्स्ट टाइम का जो रेस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है और उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिक्ट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनास्थेटिक रेस्पॉन्स, ठीक है। अब अगर उसी पैथोजन से, दूसरे किसी पैथोजन से हुआ तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसी पैथोजन से, पैथोजन क्या होता है? पैथोजन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी को हार्म करे, ठीक है। कोई भी ऐसा बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए, रोग करने वाली कोई चीज, रोगजनक भी कहते हैं पैथोजन को, ठीक है। तो कोई भी वही पैथोजन सेकंड टाइम भी अगर फर्स्ट वाले पैथोजन बॉडी में आएगा तो अब हाई इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स होगा, जिसको हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं या एनामनेस्थेटिक रेस्पॉन्स कहते हैं। अब ये एनामनेस्थेटिक पहली ये नई टर्म आई है, ठीक है। एनामनेस्थेटिक रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या होता है? एनामनेस्थेटिक रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी सिस्टम मौजूद है, जो फर्स्ट टाइम बना था किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी सिस्टम बना था, अगर वही सेम एंटीजन या वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आया सेकंड टाइम, तो जो बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो बड़े लेवल पे रिएक्शन करेगा उस पैथोजन के साथ, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं एनास्थेटिक रेस्पॉन्स। समझ में आया? मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, एनास्थेटिक रेस्पॉन्स का ये मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम आपको कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली, ठीक है। दूसरे टाइम अगर वही पैथोजन या वही एंटीजन भी कह सकते हैं आप, वही एंटीजन आपकी बॉडी में आया, तो अब जो रेस्पॉन्स होगा ना वो बड़े लेवल पे होगा, वो ज़्यादा बड़ा मतलब धमाका होगा बॉडी में, ज़्यादा बड़ा एक तरीके से युद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी फौज तैयार है एंटीबॉडी की, प्रोटीन्स की लड़ने के लिए, ठीक है। तो वही जो रेस्पॉन्स होता है जो बड़े लेवल का होता है, ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है, उसको हम कहते हैं एनास्थेटिक रेस्पॉन्स, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो हमने समझा कि एनास्थेटिक रेस्पॉन्स या जिसे आप सेकेंडरी रेस्पॉन्स भी कहते हैं, वो क्यों होता है अब ये हम समझते हैं। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी हैज मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। ये जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है, ये होता है इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में फर्स्ट एनकाउंटर जब हुआ था तो हमारी बॉडी में क्या हो गया था? मेमोरी बन गई थी, याददाश्त बन गई थी। मेमोरी किसमें बनती है? सेल में। मतलब हमारी बॉडी के सेल जो है याद रखते हैं कि हाँ, ये पहले भी आया था ये दुश्मन और इसने नुकसान पहुंचाया था। जैसे आपने याद रखा था ना, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि हाँ, ये दोस्त पहले भी आया था और इसने मेरा एप्पल का फोन चुरा लिया था, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स हम समझ चुके हैं, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब इसे समझो आप, ठीक है। देखो, पूरा जो खेल है ना, हम मोटे मोटे तौर पे कह रहे हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में जो है पैथोजन आया, कोई वायरस आया या कोई बैक्टीरिया जो हमें हार्म करता है वो आया, और हमारी बॉडी में क्या बना? इम्यून सिस्टम बना, हमारी बॉडी में क्या बना? एंटीबॉडीज बनी। लेकिन ये सारा जो चक्कर है, ये सारा जो प्रोसेस है, वो हो कहाँ रहा है? ठीक है, ये सारा हो रहा है मसल के अंदर, ये सारा हो रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, ये सारा हो रहा है हार्ट के अंदर? नहीं, ये सारा कहाँ हो रहा है? ब्लड में। ब्लड कहाँ बहता है? हमारी आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। अब ये जो ऊपर नीली नीली नसें दिख रही है, ये क्या है? हमारी आर्टरीज हैं। अरे हैं कि नहीं है? अब कई लोग कह रहे होंगे हाँ है। अरे आर्टरीज नहीं है, ये वेन्स हैं, ठीक है। ऊपर जो नसें दिखती है ना, ये मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, तो बहुत मजे से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना अभी समझ लीजिए कि ऊपर ऊपर जो नसें हैं ना, नीली नीली, ये हैं वेन्स। इनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और जो अंदर धसी हुई जो नसें होती है ना, वो होती हैं आर्टरीज, ठीक है। उनमें कैसा ब्लड होता है? उनमें ऑक्सीजनेटेड शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। खैर, अब ब्लड जो बह रहा है हमारे अंदर, उसके अंदर कई सारी चीजें बह रही हैं। ब्लड में क्या चीजें होती हैं? ब्लड में एक तो होता है लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और एक होता है थोड़ा सॉलिड पार्ट जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स या फिर ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब ब्लड सेल कितने होते हैं? ब्लड सेल होते हैं 3। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनमें से, इन 3 सेल में से जो मेन खेल प्ले करता है ना एंटीबॉडी सिस्टम देने में या इम्यून सिस्टम देने में, वो होता है डब्ल्यूबीसी। इसलिए डब्ल्यूबीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी तीनों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में सबसे ज्यादा नंबर में कौन होता है हमारे बॉडी में? आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे कम कौन होता है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लगभग एक इंसान में
एक इंसान की बॉडी में 1 mm क्यूब में बोल रहा हूँ, पूरी बॉडी में नहीं, 1 mm क्यूब में ही नापते हैं। तो 1 mm क्यूब में हमारी बॉडी में WBC कितने होते हैं? लगभग 10 से 20 हजार के बीच, ठीक है। जबकि प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से 3 लाख के बीच। अगर 1 लाख से 3 लाख के बीच प्लेटलेट्स है आपकी बॉडी में तो आप नॉर्मल हैं, ठीक है। RBC कितने होते हैं? 4 से 5 लाख होते हैं एक एडल्ट मेल में, ठीक है। तो WBC बहुत कम है, 20 हजार के आसपास ही है, ठीक है। अच्छा, WBC की लाइफ स्पेन भी कम होती है दोस्तों। RBC लगभग 3 से 4 महीने जीते हैं, जबकि प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन जीते हैं, लेकिन WBC 2 से 4 दिन ही जीते हैं बस, फिर मर जाते हैं, फिर नए बनते हैं, ठीक है। बनते कहाँ हैं ये? कहाँ बनते हैं? ब्लड सेल। ब्लड सेल बनते हैं हमारी जो हड्डी होती है ना, हड्डी, उसके अंदर, ठीक है। देखो ये सब चीजें आप, मैं मान के चल रहा हूँ 11th में पढ़ के आए होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये हड्डी है हमारी, कुत्ते वाली हड्डी बना दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, ये हड्डी है हमारी, ठीक है। अब ये हड्डी के बीच में क्या रहता है ना, खोखला पार्ट रहता है, ऐसे ऐसे हैलो सा पार्ट रहता है, ऐसे कुछ भरा हुआ रहता है इसके अंदर, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ये जो बोन मैरो वाला पार्ट है ना, इसी के अंदर ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है। RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, सब बन कहाँ रहे हैं? यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो बन यहाँ रहे हैं और मर कहाँ रहे हैं? स्प्लीन में, ठीक है। तो ये बर्थ प्लेस है। जैसे आपका बर्थ प्लेस क्या है? आपका बर्थ प्लेस किसी का पटना होगा, किसी का मुंबई होगा, किसी का कोई गांव होगा, अलग अलग जगह बर्थ प्लेस होता है। तो ये बर्थ प्लेस है क्या? बोन मैरो, ठीक है। लेकिन जो इसका डेथ वाली जगह है, मतलब कहां मरते हैं ये ब्लड सेल? स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऑर्गन है, कहां होता है? यहां पेट के नीचे थोड़ा सा, इधर एक स्प्लीन छोटा सा ऑर्गन होता है, उसमें जाके सारे सेल मर जाते हैं। इसलिए उसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब, ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान। RBC का कब्रिस्तान क्यों कहा? मर तो तीनों रहे हैं, ठीक है। WBC खैर नहीं मर रहे हैं, RBC प्लेटलेट्स मर रहे हैं, लेकिन फिर भी RBC क्योंकि संख्या में ज्यादा होते हैं, इसलिए RBC का ग्रेवयार्ड क्या देते हैं? किसको? स्प्लीन को, ठीक है। तुम बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। मरते कहाँ हैं? स्प्लीन में, ठीक है। चलिए, अब बन कितने सेल रहे हैं? 3। कौन कौन से? RBC, क्लियर रखो देखो चीजों को, WBC और प्लेटलेट्स, ये 3 ही तो बन रहे हैं ना। अब इनसे हमें मतलब नहीं है। RBC प्लेटलेट्स की कहानी कभी और समझेंगे हम, WBC की कहानी समझते हैं। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। 2 कौन कौन से? ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स, दाने दाने दिखे। हम माइक्रोस्कोप में अगर उस सेल को देखें तो उसके अंदर हमें दाने दाने से दिखें। और अग्रैनुलोसाइट कौन होता है? ऐसे सेल जिसके हम अंदर हमें दाने दाने से ना दिखें, ठीक है। तो WBC कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो ग्रैनुलोसाइट, एक अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। दूसरा जो है वो है अग्रैनुलोसाइट, और वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और कौन सा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट जो है ना, ये जो लिम्फोसाइट पूरी कहानी है वो हम पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअल में WBC का एक टाइप है। WBC 5 प्रकार के होते हैं ना, तो उस 5 में से एक प्रकार का WBC लिम्फोसाइट कहलाता है। अब लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। क्लियर है ये बात? चलिए देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ WBC, दैट इज लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। कौन कौन से? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, जो कि WBC हैं एक प्रकार के, ठीक है। अब देखो B लिम्फोसाइट क्या करता है और T लिम्फोसाइट क्या करता है। B लिम्फोसाइट जो है ना, वो मेन रोल प्ले करता है, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। ये क्या करता है? B लिम्फोसाइट एक आर्मी प्रोड्यूस करता है प्रोटीन की, इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। द प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी। ये क्या करता है? B लिम्फोसाइट एक पूरी प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। प्रोटीन्स बनाता है और उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन मेनली कौन कर रहा है? WBC कर रहा है। WBC तो कर रहा है, और अंदर जाएं और छोटे लेवल पे अगर हम बोलें तो WBC में कौन सा WBC कर रहा है? B लिम्फोसाइट कर रहा है, ठीक है। देखो, कोई भी आपसे कहे ना कि एंटीबॉडी बनते कहाँ हैं, ये है WBC आपका। कौन सा WBC है ये? B सेल शॉर्ट में लिख देता हूँ, B लिम्फोसाइट। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी बनते कहाँ हैं? एंटीबॉडी ऐसे चिपके रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
ये WBC होता है ना, इसके ऊपर ये एंटीबॉडी ऐसे चिपके रहता है। अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंटीबॉडी का, तो आप याद रखना WBC जो होता है ना, कौन सा WBC, बी लिम्फोसाइट, उसके ऊपर मतलब वो बनाता जाता है और उसके सेल के ऊपर ही एंटीबॉडी चिपके हुए रहते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पैथोजन किसी डिजीज से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए ये क्लियर है। इसके बाद टी सेल या टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, देम सेल डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। ये टी सेल जो होते हैं वो बी सेल की तरह एंटीबॉडी तो नहीं बनाते, लेकिन वो बी सेल की हेल्प करते हैं ताकि आप एंटीबॉडी बना पाएं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर पाएं। ठीक है, और फिर एंटीबॉडी जाके किससे लड़ते हैं, किसी पैथोजन से लड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बी सेल और टी सेल को डिटेल में पढ़ा और ये भी समझा कि बी और टी सेल क्या है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या होता है, एक प्रकार का WBC होता है। ठीक है, क्लियर ये बात? अब हम समझते हैं ये जो प्रोटीन्स है ना, जो WBC की सतह पे बन रहे हैं, जिसको आप एंटीबॉडी बोल रहे हो, ये एक्चुअल में है तो प्रोटीन ही। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है ये हम समझते हैं और इसके बारे में और बातें समझते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करने से पहले मैं फिर आपको बता देता हूं एंटीबॉडी होते क्या है। एंटीबॉडी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं और एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं WBC के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, WBC कौन सा WBC, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब एक सवाल यह है कि सर आप कह रहे हो कि ये एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, कि ये वही प्रोटीन है कि जो हम बाहर से लेते हैं, एग हम खाते हैं तो एग खाते हो ना, एग में बाहर वाला जो पार्ट रहता है, व्हाइट पार्ट, उसमें प्रोटीन होता है और अंदर वाले पार्ट में क्या होता है, फैट होता है। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ठीक है, अब अपन एग खा रहे हैं, व्हाइट वाला पार्ट खा रहे हैं, तो अपन को प्रोटीन मिल रहा है। तो क्या बाहर से जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वही वाला प्रोटीन है ये? नहीं। ठीक है, वो प्रोटीन अलग है जो हम बाहर से लेते हैं। ये वो प्रोटीन है जो सेल्स बनाते हैं। हमारे जो सेल्स है ना, हमारे अंदर करोड़ों अरबों जो सेल्स हैं, वो भी उनके अंदर प्रोसेस करते हैं। आप पढ़ के आए होंगे 6th चैप्टर में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि पहले DNA से mRNA बनता है और फिर mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये कौन सा प्रोटीन है, सेल वाला प्रोटीन है। ठीक है, कौन से सेल बना रहे हैं, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अगर एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आया तो आपको ये बनाना ही बनाना है, भले नहीं भी पूछा हो ना, उसमें क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया होगा डायग्राम बनाने के लिए, तो भी ये बनाना, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इंपैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे अगर आप डायग्राम से उसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना और सही बनाना। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात करें तो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4, पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पूरा का पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो है पूरा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, ये है इसका हैवी चेन, ये पूरा हैवी चेन है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है दोनों तरफ, ये है लाइट चेन। ठीक है, तो लाइट चेन कितनी है, 2, और हैवी चेन कितनी है, 2। ठीक है, अब ये लाइट चेन और जो हैवी चेन है ना, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनके टर्मिनल क्या है। ठीक है, इस तरफ कौन सा टर्मिनल है, C टर्मिनल, और इस तरफ कौन सा टर्मिनल है, N टर्मिनल। ठीक है, ये मतलब इस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब और अच्छा पढ़ोगे ना आप, और MBBS करोगे या कोई और फर्दर MSc वगैरह कुछ भी कोर्स करोगे अच्छा आगे लाइफ में, तो ये डिटेल में आता है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डिजीज को ट्रीट करेंगे ना, MD वगैरह करोगे या डिजीज को ट्रीट करोगे, तो इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बॉडी में डिजीज कर क्या रही है, एंटीबॉडी क्या कर रही है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें डिटेल में वहां पे पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना आप कि जो N टर्मिनल है, ठीक है, N टर्मिनल और यहाँ पे जो C टर्मिनल है, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि N टर्मिनल से ही अटैच होती है लाइट चेन। मतलब यहाँ C टर्मिनल मत कर देना, C टर्मिनल से लाइट चेन अटैच नहीं होती है। लाइट चेन किस तरफ होती है, N टर्मिनल की तरफ। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, दूसरी बात अपन को ये याद रखनी है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कौन सी होती है, सल्फाइड बॉन्ड। अब 2 सल्फाइड है तो इसको डाइसल्फाइड बोल दिया। ठीक है, आपस में कौन सी बॉन्डिंग होती है, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड की, दोनों तरफ ही। ठीक है, और यहाँ पे बीच में दोनों हैवी चेन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इतना ही है, इतना आपको याद रखना, लेकिन बनाना इसको सही, गलत मत कर देना। ठीक है, अब ईच एंटीबॉडी, क्या चीज इसमें आपको लिखनी है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड क्या होता है, ठीक है, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड होता है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, मतलब एक तो सिंपल प्रोटीन है, ये सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, ये इसको फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी। ठीक है, तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, ये 2, मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है,
अमाइनो एसिड, ए लिख रहा हूँ अमाइनो एसिड। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये पेप्टाइड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? पेप्टाइड चेन। ठीक है, ये सब मैंने बताया चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो वो देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। पेप्टाइड चेन है। अब पेप्टाइड चेन को ही आप प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक है, पेप्टाइड चेन बोलो प्रोटीन बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा जो एंटीबॉडी है वो 4 पेप्टाइड चेन से मिलके बनी होती है। ये 4 पेप्टाइड चेन है ना, 4 कैसे हुई भैया? ये एक तो ये हुई, ये मैंने अलग कलर से बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, या ऐसे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा इस तरीके से। अच्छा, इन्होंने 4 ये बताया है, ये पूरा एक पार्ट कंसीडर किया है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये 4 पार्ट। तो 4 जो पेप्टाइड चेन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, 2 स्मॉल कॉल्ड, 2 स्मॉल जो है इसमें से साइड में जो मैंने ग्रीन और रेड से बनाया है वो है आपके लाइट चेन, और 2 लॉन्गर चेन जो बड़ी चेन है ये पूरी, ये है हैवी चेन। ठीक है, तो 2 हैवी चेन है अपने पास और 2 लाइट चेन है। हैंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, इसलिए एंटीबॉडी को हम H2L2 के फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, बॉन्ड बिटवीन 2 हैवी चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कौन सा बॉन्ड होता है? 2 सल्फाइड, सल्फाइड का बॉन्ड है, लेकिन 2 सल्फाइड है तो क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड। जैसे डीएनए में हमने पढ़ा था ना ये फॉस्फेट, फॉस्फोडाइएस्टर, डाई मतलब 2, ठीक है, 2 एस्टर। ठीक है, तो जब भी 2 आ जाता है तो डाई यूज हो जाता है, डाइवर्ट। ठीक है, तो यहां पे डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड अटैच है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन। देखो 2 हैवी चेन के बीच में तो कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है अपना? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और एक हैवी चेन ये, और एक लाइट चेन के बीच में भी कौन से बॉन्ड है? ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी है, बॉन्ड बिटवीन 2 हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में, ठीक है, एंटीबॉडी तो सही है, एंटीबॉडी हमें समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, लेकिन कितने तरह की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाई जाती है? या तो आप बॉडी बोलो या ब्लड बोलो। बॉडी में कहाँ? अब यहाँ तो इस मसल में तो एंटीबॉडी होगी नहीं, एंटीबॉडी कहाँ होगी? एंटीबॉडी होगी ब्लड में। ठीक है, क्लियर है बात? तो आप ब्लड भी बोल सकते हो, बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कितने तरह की एंटीबॉडी पाई जाती हैं? 5 तरह की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, जिसमें से 4 जो हैं हमारे ब्लड में होती हैं। ये डी हमारे ब्लड में नहीं है। ठीक है, या एक्टिव नहीं है। ज्यादातर कॉमनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कितने तरह की एंटीबॉडी है? 4। ठीक है, लेकिन आप पांचों याद रखें। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है इसको याद करने का? कभी भी आपको याद नहीं होना कि एंटीबॉडी कितनी तरह की है, तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसका गेम्ड, GAMED। गेम खेलते हैं ना अपन, कोई गेम खेलते हैं ना, तो गेम्ड कैसे? GAMED, गेम्ड। ठीक है, IgG तो सब में आएगा। ठीक है, IG का क्या मतलब है? IG का फुल फॉर्म क्या होता है? IG बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन बोलो या एंटीबॉडी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आई ये बात? एंटीबॉडी बोलो या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलो, एक ही बात है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसा प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं या उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो IG मतलब एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सा टाइप का IG है? ये G टाइप का है, फिर ये A टाइप का है, फिर ये M टाइप का है, फिर ये E टाइप का है, और ये D टाइप का। तो इसको गेम्ड से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। IgG जो होता है, सबसे पहले बात ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और चाहे तो इसको लिख भी लेना। IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? देखो, ये है फीमेल। ठीक है, फीमेल के पेट में एक बच्चा है, ये बच्चा है फीमेल के पेट में। ठीक है, मतलब ये गर्भवती है। ठीक है, तो माँ और बच्चा जो है प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, अरे भैया जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो नाभि से हम जुड़े रहते हैं ना मदर से, तो डॉक्टर उस एम्बिलिकल कॉर्ड को काट देता है। ठीक है, तो उसी के आगे जाके क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो जैसे ये बच्चा है, ठीक है, और ये माँ है। ठीक है, ये माँ के अंदर ये बच्चा है। ठीक है,
तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ वाला एरिया होता है ना, यहाँ वाला एरिया, ठीक है, इसको एक तरीके से प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये जो चीज़ों की आदत, भाई बच्चे का नाक और मुंह बाहर थोड़ी है, तो खाना वाना कैसे खाएगा? सिंपल सी बात है, जो मदर खा रही है वही बच्चे को मिलेगा, जो हवा मदर ले रही है वही बच्चे को मिलता है। तो किसके थ्रू मिलता है? इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू मिलता है दोस्तों? इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस हर चीज नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे तो यार बीमारी है, कोई कुछ बीमारियां खैर क्रॉस कर लेती है इसको, लेकिन ज्यादातर इसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे तो मान लो कोई दिक्कत है, तो क्या बच्चे को भी वो बीमारी फैल जाएगी? क्योंकि ब्लड तो मिल नहीं रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ, वैसे एड्स में इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए मदर को एड्स है, ठीक है, तो क्या बच्चे को एड्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि माँ और बच्चे का ब्लड तो मिला नहीं, ब्लड कहाँ मिला, ठीक है। ब्लड मिलता तो फिर हर माँ और हर बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए था। अगर ए पॉजिटिव माँ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही तो है वो। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, क्योंकि दोनों का ब्लड मिल नहीं रहा है, ठीक है। बस प्लेसेंटा से कनेक्टेड है दोनों, एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, तो उसमें से छन के कुछ लिक्विड जाता है। कुछ लिक्विड में क्या जाता है? फूड जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ताकि बच्चा जिंदा रह पाए। और वापस क्या आता है? CO2 आता है, वेस्ट आता है, ठीक है, जो बाहर निकल पाए बॉडी से, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसको हर चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन इसको IgG क्रॉस करता है, ठीक है। मतलब ये एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर से क्रॉस होकर बच्चे में चला जाता है, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी माँ बच्चे को देती है जन्म से पहले ही, ठीक है। क्लियर है बात? तो माँ वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मदर हमें जन्म से पहले ही, मतलब अंदर जब हम रहते हैं, मदर के अंदर रहते हैं स्टमक में, तभी हमें गर्भ में ही मदर एक एंटीबॉडी दे देती है IgG, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम रहे, हम मजबूत रहें, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से, ठीक है। क्लियर है बात? दूसरा है IgA। IgA के बारे में समझते हैं। IgA एक ऐसा एंटीबॉडी है जो पाया जाता है मदर मिल्क में। अब मदर मिल्क जो होता है ना, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रॉम। अब ये कोलोस्ट्रॉम क्या है, आगे भी आएगा ये। कोलोस्ट्रॉम क्या होता है? जब बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है, जब मदर मतलब डिलीवरी के बाद जब बच्चा डिलीवर होता है, तो उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस के साथ बॉडी में फीमेल के हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मिल्क आना स्टार्ट होता है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड से मिल्क आना शुरू होता है, ठीक है। तो मिल्क जो आता है ना, उस फर्स्ट मिल्क को, येलोइश सा मिल्क रहता है, उस फर्स्ट मिल्क को कहते हैं कोलोस्ट्रॉम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कहता है कि 6 मंथ तक बच्चे को मदर का मिल्क ही पीना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई दूसरा, ऐसा नहीं कि गाय का किसी का डब्बे वाला घोल के दूध पिला सकते हो, लेकिन वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को इम्यून सिस्टम देंगी, बच्चे को एक तरीके से एंटीबॉडी प्रोवाइड करती हैं वो चीज़, ठीक है। एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता बनाएंगी बच्चे के शरीर में, ठीक है। तो एक कोलेस्ट्रॉम में वैसे तो कई चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक एंटीबॉडी भी होता है, उसका नाम है IgA, ठीक है। तीसरा है IgM। IgM एक ऐसा एंटीबॉडी है जो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर अपन बात करें, इन पांचों में मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो हैवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सा होता है? IgM, ठीक है। और IgM एक ऐसा एंटीबॉडी जो स्टार्टर है, मतलब ये सब तभी अपना काम शुरू करेंगे जब ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब एक होता है ना, जैसे नेता होता है ना कोई, की बहुत सारी भीड़ है लेकिन उसको लीड करने वाला होता है कोई, वो मोटिवेट करेगा तभी वो सारे काम कर पाते हैं, ठीक है। तो वैसे IgM एक तरीके से मोटिवेटर है इनका, ठीक है। ये इनिशिएट करता है इनकी एक्टिविटी को, ये नहीं होगा तो इनकी एक्टिविटीज इनिशिएट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। क्लियर है बात? IgE, ई से याद रखना एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी जब भी होती है, ठीक है, एलर्जिक जब भी रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा कहीं पे एलर्जी हो जाती है तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, रेड सा हो जाता है, तो ऐसी जगह पे सबसे पहले कौन पहुँचता है? IgE, ठीक है। सबसे पहले ये IgE पहुँचता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो याद रखना, आपकी बॉडी में जब भी नेचुरली आपकी बॉडी किसी एलर्जी को हील करने की कोशिश करती है, तो किसके थ्रू हील होता है? IgE के थ्रू होता है, ठीक है। IgD एक ऐसा एंटीबॉडी जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, और ये कई बार जो जॉ वाले इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जॉ मतलब हमारी जबड़े हैं ना, और वर्टिब्रेट है हमारी, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स में कई बार हिडन भी रहता है इनका फंक्शन, ठीक है। कई बार ये रिवेल ही नहीं हो पाता फंक्शन, बॉडी में है तो ये, लेकिन कई बार इसका फंक्शन बाहर निकल ही नहीं पाता, ठीक है।
कभी कभी इसका फंक्शन बाहर आता है, लेकिन IGD का फंक्शन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कुछ भी कर लेता है, मतलब कभी इसके साथ मिलके काम कर लेता है, कभी इसके साथ मिलके काम कर लेता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, एक तरीके से सपोर्टर है इनका, ठीक है, मतलब ये इनके काम को एनहेंस करने में काम करता है। IgG के साथ मिल जाएगा तो इसके काम को बढ़ा देगा, ठीक है, IgM के साथ मिल जाएगा तो उसके काम को, उसके एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन खुद इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, जैसे इनके स्पेसिफिक काम थे वैसे इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो यहां पे अपन ने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा पहले, फिर उसके बाद में पॉइंट्स हमने देखा कि क्या इसमें बातें हैं। उसके बाद अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है वो हमने पढ़ा, और उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अपन ने समझी, ठीक है। क्लियर है बात। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कब कंप्लीट होगा ये चैप्टर, ऐसे ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान मत देखो, पढ़ो पूरा मजे से पढ़ो, फ्लो से पढ़ो, ठीक है। एक एक चीज़ पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसा क्या फ़ायदा कि मैं 8 लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ या 10 में कंप्लीट कर दूँ, मज़ा क्या आएगा, ठीक है। मतलब ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती भी नहीं खींचूंगा, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना लेक्चर्स बनेंगे। तो उस चीज़ पे आप ध्यान मत दें, आप ध्यान दें पढ़ने पे। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जब तक अगला वीडियो अपलोड हो तब तक पिछला पूरे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है।